हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पॉइंट प्रिंस सर पे। आज का क्लास जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है। ये मौर्य साम्राज्य जिससे हर एग्जाम में क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। और ये आज के क्लास थोड़ा लंबा भी होने वाला है क्योंकि लगभग इसमें 100 क्वेश्चन हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो मौर्य साम्राज्य का आज पूरा विवरण चलेगा, इसलिए धैर्य बनाकर आप एक एक क्वेश्चन को समझते चलिए और इसका नोट्स तैयार कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें और वीडियो को लाइक कर दें। साथ ही साथ अगर इसके पीछे वाला आप 12 पार्ट यानी कि 12 पार्ट हो चुका है उसको नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाएं और वहां से लिखा होगा जनरल कंपटीशन लूसेंट, वो आप फोल्डर खोलिए और वहां से लाइन बाय लाइन सभी पार्ट को आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। याद रखेंगे, मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, जिसने धनानंद को मार दिया और धनानंद को मारने के बाद मगध की गद्दी पर बैठा और मौर्य वंश की स्थापना की। दूसरा, चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था? तो 345 ईसा पूर्व में। 345 ईसा पूर्व में, याद रखेंगे। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा है? एक जस्टिन क्या है? दार्शनिक है। और उसने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा है? तो उसने कहा सैंड्रोकोट्स। सैंड्रोकोट्स बोला है किसको? तो चंद्रगुप्त मौर्य को जस्टिन ने। चौथा है, विशाखा दत्त कृत मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? विशाखा दत्त कृत मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को किस नाम से बोला जाता है? तो वृषल। वृषल का अर्थ होता है निम्न कुल में उत्पन्न, मतलब छोटे कुल में उत्पन्न था ये। क्योंकि सबको पता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो था बहुत ही साधारण परिवार से था और उसको चाणक्य ने पढ़ा लिखा कर शस्त्र विद्या दे करके और एक राजा बना दिया, मतलब एक साधारण आदमी से एक राजा बना दिया। पांचवा, घनानंद को हराने में चंद्रगुप्त मौर्य की मदद किसने की थी? तो वो थे चाणक्य। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? तो चाणक्य थे। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो चाणक्य। चंद्रगुप्त मौर्य मगध की राजगद्दी पर कब बैठा? तो 322 ईसा पूर्व में। 322 ईसा पूर्व में ये बैठे थे मगध की राजगद्दी पर। चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म के अनुयायी थे? तो वो थे जैन धर्म। आप पढ़े हैं ना जैन धर्म के बारे में, इसके पहले मैंने वीडियो बनाया है तो वहाँ पे महावीर के बारे में, ऋषभ देव के बारे में सब बताया है। तो ये जैन धर्म के अनुयायी थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय कहाँ पर बिताया, मतलब वो कहाँ पर उनकी मृत्यु हो गई? तो कर्नाटक के एक जगह है श्रवण बेलगोला नामक स्थान पर, वहीं पर इनकी मृत्यु हो गई। हुआ यूं कि वहाँ पे मतलब लोग भूखे मर रहे थे, लोगों को खाने के लिए भोजन नहीं था। तो चंद्रगुप्त मौर्य को लगा कि भाई हमारे देश के लोग कुछ नहीं खा रहे तो मैं कैसे खा सकता हूँ। और वो भी उपवास पर रहने लगे, इतना दिन उपवास में रह गए कि वो स्वयं ही मर गए। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को कब हराया? सेल्यूकस निकेटर जो था वो सिकंदर का, पहले ही इसके पहले वाले पार्ट में आप लोग पढ़े हैं कि सिकंदर का वो क्या था? सेनापति था सेल्यूकस निकेटर। तो उसको उन्होंने 305 ईसा पूर्व में हराया था। एक यूनानी था। उसके बाद सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया की शादी किसके साथ की? तो चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। तो सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री जो कार्नेलिया थी, जिसको हेलेना भी कहा जाता है, उसकी शादी उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य से कर दी। 13 नंबर है, युद्ध में परास्त होने के बाद सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य को कौन कौन से प्रांत दे दिए, मतलब कौन कौन सा जगह, जब सेल्यूकस निकेटर चंद्रगुप्त मौर्य से हार गया तो कौन कौन सा जगह दे दिया? तो पहला दिया काबुल, दूसरा कंधार, तीसरा हेरात और चौथा मकरान। ये 4 जगहों को सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिया। कौन कौन? काबुल, कंधार, हेरात और मकरान। 14 नंबर है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किससे जैन धर्म की दीक्षा ली थी, मतलब किससे दीक्षा ली जैन धर्म की? तो उनका नाम था गुरु भद्र बाहु। गुरु भद्र बाहु से इन्होंने लिया था। 15 नंबर है कि मेगास्थनीज कौन था? तो मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था मेगास्थनीज। इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखा है? मेगास्थनीज। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच हुए युद्ध का वर्णन किसने किया? एपियानस। एपियानस ने ये वर्णन किया है कि चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच लड़ाई हुआ जिसमें सेल्यूकस हार गया और 4 प्रांतों को सौंपना पड़ा चंद्रगुप्त मौर्य को और अपनी पुत्री कार्नेलिया का भी विवाह करना पड़ा। 18 नंबर है, किसके अनुसार चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए? जब उसकी बेटी से विवाह हो गया तो वो तो ससुर हो गया,
जिसकी खुशी में चंद्रगुप्त ने उसे 500 हाथी उपहार में दे दिया। तो ये बात किसने बताया है? प्लूटार्क ने। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 500 हाथी दिए थे। 19 नंबर है, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब और कहाँ हुई? तो चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईसा पूर्व में श्रवण बेलगोला में उपवास के द्वारा। उपवास समझ रहे हैं ना, वही वही बताए, मतलब बिना खाए ही मर गए। श्रवण बेलगोला में 298 ईसा पूर्व में। तो ये हो गया चंद्रगुप्त मौर्य के संस्थापक, मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। अब इनके बेटे बिंदुसार के बारे में पढ़ने वाले हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? बिंदुसार, मतलब उनके बेटे थे। बिंदुसार मगध की राजगद्दी पर कब बैठा? 298 ईसा पूर्व। बिंदुसार का दूसरा नाम क्या है? अमित्रघात। अमित्रघात का अर्थ क्या होता है? शत्रु विनाशक। बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था? आजीवक संप्रदाय। किस संप्रदाय का जी? आजीवक संप्रदाय। 25 नंबर है, वायु पुराण में बिंदुसार को क्या कहा गया है? तो भद्रसार या वारिसार। जैन सिद्ध ग्रंथों में बिंदुसार को क्या कहा गया है? सिंह सेन। सिंह सेन। एथीनियस के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस वंश से सर्वप्रथम क्या भेजने की प्रार्थना की? मतलब क्या हुआ कि एथीनियस एक ये भी दार्शनिक है, उसने लिखा है कि बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटिकियोस प्रथम से मदिरा मांगा, मतलब शराब मंगाया था, सूखा अंजीर मंगाया था और एक दार्शनिक मांगा था। 3 चीजें मांगी थी, मदिरा, सूखे अंजीर और एक दार्शनिक। कौन? बिंदुसार ने। किसके अनुसार? एथीनियस के अनुसार और सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम से। 28 नंबर है, बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को कितने राज्यों का विजेता बताया है? मतलब बौद्ध विद्वान तारानाथ के अनुसार, एक तिब्बती थे वो, तो बिंदुसार कितने राज्यों का विजेता था? तो 16 राज्यों को जीता था। अब उसका बेटा आता है अशोक, बिंदुसार का बेटा अशोक। बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन हुआ? अशोक, मतलब उसके बाद राजा बना, अशोक बना था। अशोक मगध की राजगद्दी पर कब बैठा? 269 ईसा पूर्व में बैठा था वो। फिर 31 नंबर है, राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक किस पद पर नियुक्त था? मतलब जब राजगद्दी पर नहीं बैठा था तो उसके पहले क्या था? तो अवंती राज्य का वो राज्यपाल था। किस अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है? वो कौन सा अभिलेख है जिसमें अशोक का नाम अशोक लिखा गया है? तो वह है मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख। मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख। 33 नंबर है, पुराणों में अशोक को क्या कहा गया है? तो अशोक वर्धन। पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। 34 नंबर है, अशोक ने अपने अभिषेक के कितने बाद कलिंग पर आक्रमण किया? मतलब जब राज्याभिषेक हो गया अशोक का तो उसके कितने साल बाद वो कलिंग पर आक्रमण कर दिया? तो 8 वर्ष बाद, यानी लगभग 261 ईसा पूर्व में, क्योंकि 269 में तो बना ही था और 261 में अटैक कर दिया 8 वर्ष बाद कलिंग पर और उसको जीत लिया। कलिंग की राजधानी कहाँ थी? तोसली। तोसली राजधानी थी कलिंग की। अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा किस बौद्ध भिक्षु ने दी थी? इसने भी बौद्ध धर्म को अपनाया था, तो ये उपगुप्त ने। उपगुप्त नाम का एक बौद्ध भिक्षु था, उसने इसको बौद्ध धर्म की भिक्षा दी थी। और कब दी थी? जब कलिंग पर ये आक्रमण किया था और कलिंग को जीत लिया, चारों तरफ देखने लगा कि मतलब लोग ही लोग मरे पड़े हैं और इससे क्या लाभ है। उसके बाद उसने बौद्ध दीक्षा ले ली और जीवन में कसम खा लिया कि मैं कभी शस्त्र का प्रयोग नहीं करूंगा, शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और उसने पूरा जीवन कभी कोई लड़ाई नहीं लड़ी। अशोक ने आजीविकों को रहने हेतु बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया, उनका नाम लिखें। मतलब अशोक ने आजीविकों को रहने हेतु, मतलब कहीं से कोई व्यक्ति आया दूसरे राज्य से और उसके राज्य में शरण मांग रहा है तो उनके लिए किसका 4 गुफाओं का निर्माण करवाया था? वो 4 गुफा कौन कौन थे? तो पहला था कर्ज, दूसरा था चौपार, तीसरा था सुदामा और चौथा था विश्व झोपड़ी। ये 4 गुफा हैं। पहला कर्ज, दूसरा चौपार, तीसरा सुदामा तथा विश्व चौपड़ी झोपड़ी। अब देखिए, अशोक के पौत्र, पौत्र मतलब होता है पोता, मतलब बेटा का बेटा। तो अशोक का पौत्र का नाम क्या था? दशरथ। वो दशरथ मत समझिएगा राम वाले, ये अलग दशरथ है। 39 नंबर है कि अशोक के पौत्र दशरथ ने आजीविका को कौन सी गुफा प्रदान की? मतलब ये भी लोग रहने के लिए एक जगह दिया था, उसका नाम था नागार्जुन गुफा, उस गुफा को दिया था।
अशोक के किस लेख में आजीविका का उल्लेख किया गया है? सातवें स्तंभ लेख में, सातवें स्तंभ लेख में। आजीविका संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? मक्खली गोसाल। मक्खली गोसाल ने आजीविका संप्रदाय की स्थापना की थी। अशोक की माता का नाम क्या था? शुभद्रांगी, शुभद्रांगी। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका किसको भेजा? तो अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को भेजा था बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए श्रीलंका में। हमारा पड़ोसी देश है श्रीलंका। 44 नंबर है कि बौद्ध परंपरा और उनके लिपियों के अनुसार अशोक ने कितने स्तूपों का निर्माण किया था? तो 84,000 स्तूपों का निर्माण अशोक ने करवाया था। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम किसने शुरू किया? तो वो था अशोक। मतलब शिलालेख, शिलालेख का अर्थ होता है ना पत्थरों पर कुछ कुछ लिखा जाना, लेख लिखा जाना, वो शिलालेख कहलाता है। तो इसने ही शुरू किया था अशोक ने। उसके पहले स्तंभ लेख चलता था, लेकिन उस समय से शिलालेख चलने लगा। 46 नंबर है, अशोक के शिलालेखों में किन किन लिपियों का प्रयोग किया गया है? तो अशोक के शिलालेखों में ब्राह्मी लिपि, खरोष्ठी लिपि, ग्रीक लिपि और अरमाइक लिपि का प्रयोग किया। मतलब चार चार लिपियों का प्रयोग किया गया है, ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक तथा अरमाइक। 47 नंबर है, कौन सी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो खरोष्ठी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। 48 नंबर है, अशोक के अभिलेखों को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो 3। पहला उसने शिलालेख लिखवाया, फिर स्तंभ लेख और फिर गुहा लेख। 49 नंबर क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेख की खोज कब और किसने की थी और इनकी संख्या कितनी थी? तो अशोक के शिलालेख की खोज 1750 में हुई। पाद्रेटी फैंथेलर ने खोज की और इसकी संख्या जो थी वो 14 थी। 50 नंबर है कि अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे पहली सफलता किसको मिली? मतलब अशोक के जितना भी अभिलेख थे सबसे पहले कौन व्यक्ति था उसको पढ़ा था और कब? तो 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप को सफलता मिली थी उसका अभिलेख पढ़ने में। अशोक स्तंभ लेखों की संख्या कितनी है? तो 7 है। अशोक के स्तंभ लेख किस लिपि में लिखे गए हैं? ब्राह्मी लिपि। प्रयाग स्तंभ लेख को अकबर ने कहाँ स्थापित करवाया? इलाहाबाद में। दिल्ली टोपरा अभिलेख को फिरोज शाह तुगलक के द्वारा कहाँ लाया गया? दिल्ली। दिल्ली मेरठ अभिलेख को फिरोज शाह तुगलक द्वारा कहाँ लाया गया? दिल्ली। फिरोज शाह तुगलक को पगला बादशाह भी कहा जाता है, याद रखिएगा। और अकबर के बारे में फिर हम पढ़ेंगे आगे अभी। रामपुरवा अभिलेख कहाँ स्थापित है और इसकी खोज किसने और कब की थी? तो रामपुरवा अभिलेख है चंपारण, बिहार में पड़ता है और 1872 में इसकी खोज हुई थी। लौरिया अरराज अभिलेख कहाँ है? तो चंपारण, बिहार में, मोतिहारी में पड़ता है। लौरिया नंदनगढ़ अभिलेख कहाँ है? तो चंपारण, बिहार में इस स्तंभ पर मोर का चित्र बना है। 59 नंबर है, किस अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है? कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। 60 नंबर है, अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख कौन है? रुम्मीदेई। रुम्मीदेई जो है वो अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख होता है। 61 नंबर है, अशोक का सबसे लंबा अभिलेख कौन सा है? तो 7वां अभिलेख जो है वो अशोक का सबसे लंबा अभिलेख है। 62 नंबर है, किस शिलालेख में यह घोषणा की गई है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं? मतलब कौन सा शिलालेख था जिसमें अशोक ने लिखवाया था कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं? तो वो था प्रथम पृथक शिलालेख में, प्रथम पृथक शिलालेख में। 63 नंबर है, अशोक का सार ए कुन्ना, जिसको कंदहार भी कहा जाता है, सार ए कुन्ना कंदहार भी कहा जाता है, अभिलेख किन भाषाओं में प्राप्त हुआ है? तो ग्रीक एवं आर्मेइक में, ग्रीक एवं आर्मेइक में। 64 नंबर है, उपधा परीक्षण से आप क्या समझते हैं? तो साम्राज्य में मुख्यमंत्री एवं पुरोहित की नियुक्ति के पूर्व इनके चरित्र को काफी जांचा परखा जाता था, जिसे उपधा परीक्षण कहा जाता था। मतलब कि कोई राज्य में किसी को मुख्यमंत्री बनाना है या अपना पंडित जी घोषित करना है, पुरोहित घोषित करना है, ठीक है ना, तो उसके पहले क्या किया जाता था कि उनके कैरेक्टर को काफी अच्छे से जांचा परखा जाता था, उसको कहा जाता था उपधा परीक्षण। अशोक के मंत्री परिषद में मंत्रियों की संख्या कितना हुआ करती थी? तो कभी 12, कभी 16 या कभी 20 हुआ करती थी। 66 नंबर है कि महामात्र क्या है? तो अर्थशास्त्र में शीर्षस्थ माने सबसे ऊपरी अधिकारी के रूप में तीर्थ का उल्लेख मिलता है, जिसे महामात्र कहा जाता है। इनकी संख्या 18 थी, महामात्र की संख्या 18 थी।
67 नंबर है कि अर्थशास्त्र में जासूस, जासूस समझते हैं ना, मतलब किसी चीज को चुपचाप चुपचाप पता लगाना। तो अर्थशास्त्र में जासूस किसको कहा गया है? तो चर, जासूस को चर कहा जाता था। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या कितनी थी? तो 5। उस समय कितने राज्य थे, कितने प्रांत थे? तो 5। अशोक के समय प्रांतों को क्या कहा जाता था? चक्र। अभी प्रांतों को राज्य कहा जाता है, लेकिन उस समय चक्र कहा जाता था। प्रांतों के प्रशासक क्या कहलाते थे, मतलब वहां के जो मुख्यमंत्री होते थे क्या कहलाते थे? तो कुमार कहलाते थे, या आर्यपुत्र कहलाते थे, या राष्ट्रिक। कुमार, आर्यपुत्र या राष्ट्रिक, किसी एक शब्द का संबोधन किया जाता था। प्रांतों का विभाजन किसमें किया गया था? तो विषय में। उसको क्या कहलाता था? प्रांतों का विभाजन क्या कहलाता था? विषय। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी, मतलब सबसे छोटे स्तर पर? जैसे कि आज भी है ग्राम, तो उस समय भी ग्राम था, यानी गांव था। और ग्राम का मुखिया क्या कहलाता था? तो ग्रामिक। ग्राम का मुखिया ग्रामिक कहलाता था। 74 नंबर है, 10 ग्राम का शासन संभालने वाला क्या कहलाता था? मतलब जो एक आदमी को अगर 10 गांव दे दिया जाए संभालने के लिए, तो उसको क्या कहा जाता था? तो उसको कहा जाता था गोप। गोप, गोप। 75 नंबर है, अशोक के समय विक्री कर के रूप में मूल्य कितना भाग वसूला जाता था? मतलब कितना लोग टैक्स देते थे व्यापारी? तो अपने कमाई का 10वां हिस्सा, मतलब 10 रुपए में एक रुपया वे अशोक को टैक्स देते थे। जो व्यक्ति बिक्री कर नहीं देता था उसको क्या दिया जाता था? मान लीजिए जो नहीं दिया उसको क्या किया जाएगा? तो उसको मृत्यु दंड दिया जाता था, इसलिए सब कोई टैक्स देता था। 77 नंबर, मेगास्थनीज के अनुसार मार्ग निर्माण अधिकारी कौन था? मार्ग मतलब होता है सड़क बनाने का अधिकारी कौन था? तो उसको कहा जाता था एग्रोनोमाई। एग्रोनोमाई, वे लोग सड़क बनाने का काम करते थे। 78 नंबर है कि जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में कितने अश्वरोही सैनिक, हाथी और रथ थे? मतलब जस्टिन जो था उसके अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की जो सेना थी उसमें कितने अश्वरोही सैनिक, अश्वरोही सैनिक का अर्थ हुआ कि मतलब घोड़े पर बैठकर चलने वाले सैनिक। आप लोग देखिएगा पुराने फिल्मों में दिखाता है कि घोड़ा पर लोग युद्ध करते थे, हाथी और रथ। तो 50,000 अश्वरोही सैनिक थे, मतलब 50,000 घोड़े पर बैठकर सैनिक चलते थे। 9,000 हाथी पर चलते थे, और 8,000 रथ थे। 79 नंबर है, जस्टिन नामक यूनानी लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त ने कितनी फौज को लेकर पूरे भारत को रौंद दिया? मतलब पूरे भारत पर जो उसने शासन किया, भारत को एक कर दिया, तो कितने सेना उसके पास थी उस समय? तो 6 लाख। कितना सेना? 6 लाख सेना। समझिए उस समय के टाइम में जब जनसंख्या इतनी कम थी। 80 नंबर है, युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाला अधिकारी क्या कहलाता था? तो उसको नायक कहा जाता था, जो सेना का नेतृत्व करता था। अशोक के समय सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता था? तो वो होता था सेनापति। सेनापति सबसे बड़ा अधिकारी होता था। 82 नंबर है, प्लिनी नामक यूनानी लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त की सेना में कितने पैदल सिपाही, घुड़सवार और हाथी थे? तो प्लिनी के अनुसार थे 6 लाख पैदल सिपाही, 30,000 घुड़सवार थे, और 9,000 हाथी पर चढ़कर चढ़ने वाली सेना थी। 83 नंबर है कि मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य सेना का रख रखाव कौन समितियां करती थी? मतलब मेगास्थनीज बताता है कि मौर्य सेना का जो रख रखाव था वो कौन समिति करती थी, कितनी समितियां थी? तो 5 सदस्यीय 6 समितियां थी, मतलब हर समिति में 5 सदस्य थे, और 6 समिति 30 व्यक्ति होते थे जो मौर्य सेना का रख रखाव का ध्यान रखते थे। तो 6 समिति थी, और हर समिति में 5 सदस्य थे। 84 नंबर है, मौर्य प्रशासन में गुप्तचर विभाग किस अमात्य के अधीन था? तो अमात्य था महामात्य सर्प। वही सारा गुप्तचर विभाग को संभालता था। अमात्य मतलब होता है उस समय का प्रधानमंत्री, जो इस समय प्रधानमंत्री कहा जाता है, राजा के बाद वही होता था। 85 नंबर, अर्थशास्त्र में गुप्तचर को क्या कहा जाता है? तो अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहा जाता है, गूढ़ पुरुष। 86 नंबर है, अर्थशास्त्र में एक ही स्थान पर रहकर कार्य करने वाले गुप्तचर को क्या कहा जाता था? तो वो था संस्था। मतलब एक ही जगह पे रहे लेकिन चारों ओर ध्यान दे, गुप्तचरी का काम करे, तो वो संस्था कहलाता था। 87 नंबर है कि अर्थशास्त्र में एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करके कार्य करने वाले गुप्तचर को क्या कहा जाता था? तो उसको कहा जाता था संचार, कि मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाए और सूचना को इकट्ठा करे और राजा को बताए, तो वो संचार कहलाता था। 88 नंबर है कि अशोक के समय जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को क्या कहा जाता था? तो उनको कहा जाता था राजुक। उस समय भी न्यायालय होता था, न्यायाधीश होते थे, जज होते थे,
तो उनको राजुक कहा जाता था, लेकिन अंतिम फैसला राजा का ही होता था। 89 नंबर, अशोक के समय सरकारी भूमि को क्या कहा जाता था? तो सीता भूमि। 90 नंबर, बिना वर्षा के अच्छी खेती होने वाली भूमि को क्या कहा जाता था? अदेव मातृक, मतलब बारिश भी ना हो और फसल भी अच्छी हो तो उसको अदेव मातृक कहा जाता था। 91 नंबर है कि मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने वर्गों में विभाजित किया है, लिखें। तो उन्होंने 7 वर्गों में विभाजित किया है। पहला दार्शनिक, दूसरा किसान, तीसरा अहिर, चौथा कारीगर, पांचवा सैनिक, छठा निरीक्षक और एवं सातवां सभासद। 92 नंबर है, स्वतंत्र वेश्यावृत्ति को अपनाने वाली पहली महिला कौन थी? मतलब उस समय खुलेआम कोई वेश्या नहीं होती थी, लेकिन सबसे पहले रूपा जीवा नाम की महिला थी जो स्वयं को स्वतंत्र वेश्या घोषित कर दी। उसका नाम था रूपा जीवा। 93 नंबर है, नंद वंश के विनाश करने में चंद्रगुप्त मौर्य ने किस राजा से सहायता प्राप्त की थी? मतलब घनानंद का उन्होंने मतलब पूर्ण रूप से वंश को समाप्त कर दिया, तो उसमें किससे सहायता ली थी उसने? तो कश्मीर के राजा थे परवतक, तो परवतक से उसने सहायता ली थी। 94, मौर्य शासन कितने वर्षों तक चला? तो 137 वर्षों तक मौर्य शासन चला। 95 नंबर है, भागवत पुराण के अनुसार मौर्य वंश में कितने राजा हुए? तो 10 राजा हुए। वायु पुराण के अनुसार मौर्य वंश में कितने राजा हुए? तो 9। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो बृहद्रथ, यहाँ पे गलती से बृजराज हो गया, बृहद्रथ होगा। 98 नंबर है, बृहद्रथ की हत्या किसने और कब की थी? तो बृहद्रथ का सेनापति था पुष्यमित्र शुंग, उसने ही उसकी हत्या कर दी और वहीं से उसका जो वंश था वो समाप्त हो गया। उसके बाद पुष्यमित्र शुंग ने ही शुंग वंश की स्थापना की। तो इस तरह हमारा मौर्य वंश ये समाप्त होता है। इसका आप अच्छे से नोट्स बना लें और फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।